गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि अभी हम पर वैकेंसी निकली हुई है एनसीएल की, माइनिंग सरदार पोस्ट की। तो कल से मैं आपके साथ माइनिंग सरदार का जो डीजीएमएस की एग्जामिनेशन की जो विगत वर्ष की क्वेश्चन पेपर थी, साथ ही जो है ओवरमैन का जो विगत वर्ष का क्वेश्चन पेपर था और जो एनसीएल के जो विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर विगत जो एग्जाम हुई थी उसके जो क्वेश्चन पेपर थे उसके सॉल्यूशन को मैं अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप मशीनरी का जो माइंस में इस्तेमाल होती है ओपन कास्ट राउंड में, उसकी वीडियो अपलोड हो रही है। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के पास भी उसको शेयर करिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। साथ ही जो है अपने जो नए कैंडिडेट्स होंगे वो बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए और वो तुरंत उसको देखकर अपनी स्टडी को अपडेट कर सकें, एग्जामिनेशन की तैयारी को पा सकें, जॉब को पा करके अपने लाइफ को बेटर बना सकें, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सके फ्रेंड्स, और प्रमोशन के लिए जो है एलिजिबल भी हो जाए। तो आपके सामने आज जो प्रश्न आने वाली है, चलिए आप लोग मेरे साथ शावर में, बाथरूम में जो आप नहाते हैं, जो पानी की नल जब चालू करते हैं, शावर जब चालू करते हैं तो उसमें पानी की धारा ड्रॉपलेट्स के रूप में आपके सर के ऊपर गिरती है, या फिर जब आप नाई के दुकान में जाते हैं तो बाल जब बनाते हैं तो उसके ऊपर पानी की जो स्प्रे की जाती है, पानी की धारा आपके सर के ऊपर ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरती है। तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। साथ ही जो है हॉलेज इंजन का जो एग्जामिनेशन की जाती है, वाइंडिंग इंजन के एग्जामिनेशन का जो रोप का एग्जामिनेशन किया जाता है वीकली में, जब किया जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, या जो आपकी हॉलेज होती है उसकी वीकली टेस्ट में जो है क्या की जाती है। देखते हैं प्रश्न फ्रेंड्स। आज के सामने आपकी स्क्रीन को मैं शेयर करता हूं। चलिए, आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे हमारे मिश्रा सर माइनिंग जो यूट्यूब चैनल है उसके, तो आपके सामने ये स्क्रीन में दिखाई दे रही है, आपके सामने ये स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। ये क्या कहता है प्रश्न, देखिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ लिक्विड, आपके सामने 91 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 90 तक का क्वेश्चन को कल मैं अपलोड कर लिया था, तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। ये जो प्रश्न है क्या कहता है, हमारे साथ ये देखिए, कर्सर के साथ अपनी नजर को मूव करिए। ये रही कर्सर। SCUM 2021 सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2021 91 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स बाय स्प्रेइंग इज कॉल्ड। जब स्प्रेइंग के द्वारा, जैसा मैं अभी बता रहा था कि नाई जो होती है, ठाकुर साहब जो होते हैं वो अपने सर के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स छोड़ते हैं, या बाथरूम में आप शॉवर से जब नहाते हैं तो आपके सर के ऊपर स्प्रेइंग के द्वारा फाइन ड्रॉपलेट्स गिरती है, आनंद आती है। तो उस प्रोसेस को लिक्विड को उस रूप में तोड़ने को आप कौन सा प्रोसेस कहते हैं। तो वेपोराइजेशन ऑप्शन ए कहता है। तो ऑप्शन ए वेपोराइजेशन, जो कि लिक्विड को कन्वर्ट करता है वेपर में, तो ये नहीं हो सकती। कार्बोरेशन प्रोसेस में हम प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एयर विथ फाइन स्प्रे ऑफ लिक्विड, जैसे H2, यहां पर जो हम लोग एयर के साथ H2 जैसे लिक्विड का हम इस फाइन स्प्रे करते हैं तो उसको कार्बोरेशन कहते हैं, जो कि डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन के अंदर होती है फ्रेंड्स, या अन्य इंजन के अंदर होती है। जब आप उसमें एयर के साथ मिक्स करते हो तो उसको कार्बोरेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन क्या होती है फ्रेंड्स, एटम मोलिक्यूल जो होते हैं वो एक्वायर जब कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं या पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। एटम्स या मोलिक्यूल्स का नेगेटिव बन जाना या पॉजिटिव बन जाना आफ्टर इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। तो यहां पर जो है
आयोनाइजेशन समझ गए। इंजेक्शन तो आप लोग समझते ही हैं, अपने शरीर में इंजेक्शन लेते हैं तो वो जो है समझते ही है कि इंजेक्शन क्या होता है। एटोमाइजेशन, एटोमेशन कैन बी डिफाइंड एज द ब्रेकअप ऑफ लिक्विड स्ट्रीम इनटू द फाइन पार्टिकल्स सच एज स्प्रे। तो यहाँ पर ऑप्शन ई ही जो है 91 का आंसर होगा, जो आप टिक लगा लिए होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रोप स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ वाइंडर व्हाइल एग्जामिनेशन द रोप एवरी 7 डेज। जब आप प्रति 7 दिन में एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो हैं या फिर जो है होने वाले हैं एग्जामिनेशन का जो एनसीएल की वैकेंसी है उसको पास करके, तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन आप जब बनिएगा तो प्रत्येक 7 दिन में एक बार आप वाइंडर के जो स्पीड है उसको कितना स्पीड रख करके आप यानी कि रोप को जो है आप जांच करने का काम करते हैं। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रोप स्पीड इन द मीटर पर सेकेंड ऑफ द वाइंडर व्हाइल एग्जामिनेशन द रोप एवरी 7 डेज। तो इसमें संबंध में ए दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड, बी दिया है 1 मीटर पर सेकंड, सी दिया है 1.5 मीटर सेकंड, डी दिया है 2.0 मीटर पर सेकंड, ई दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड। इस संबंध में कोल माइन रेगुलेशन जैसे ही ये एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग रोप की बात करते हैं या वाइंडिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं तो उसमें 88 जो रेगुलेशन 88 ऑफ 2017 है उसमें ये बताया गया है कि डेली टेस्ट कैसी करनी है, वीकली कैसे करनी है, मंथली किसकी करनी है और ईयरली किसकी करनी है। डेली में मैं बताता हूं कि जब आप वाइंडिंग इंजन रूम में जाते हैं प्रति 7 दिन में प्रत्येक दिन में, तो वहां पर जो है रोप और ड्रम का अटैचमेंट चेक करते हैं, वहीं पर डेप्थ इंडिकेटर लगी रहती है, सर्कल जैसा इंडिकेटर लगा रहता है उसको चेक करते हैं, और वहीं पर जो है आप एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन का प्रत्येक एक्सटर्नल पार्ट को आप चेक करते हैं। और साथ ही जब ये 3 चीज चेक करने के बाद वहां पर ही जो चौथा चीज में आप वाइंडिंग इंजन के ब्रेक को चेक कर लेते हैं। अब ये 4 चीज चेक करने के बाद आप सरफेस के ऊपर आते हैं जहां पर पिट टॉप केज रहती है, तो केज को देखते हैं, तो केज का गेट को देखते हैं, केज के एक्सटर्नल जो होती है पार्ट्स उसको आप देखते हैं, और साथ ही जो सस्पेंशन गियर रहती है उसको एवरी पार्ट को आप देखते हैं। एवरी पार्ट में 5 पार्ट आती है, रोप केबल, डी लिंक, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, केज चेन और सेफ्टी हुक, ये 5 चीजों को आप चेक करते हैं। तो ये डेली आप चेक करने की बात होती है। वीकली चेक में हम लोग करते हैं वाइंडिंग रोप का, जो कि स्पीड नॉट मोर देन 1 मीटर पर सेकंड होती है। तो 1 मीटर पर सेकंड यही आपके प्रश्न में पूछी गई है। आप आंसर बी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि प्रति 7 दिन में आपको जो हॉलीडे रहती है या संडे रहती है उस दिन आप लोग जो है वाइंडिंग इंजन के एक्सटर्नल पार्ट जो आप डेली चेक करते हैं उस दिन भी चेक करनी ही है। साथ ही जो केज रहती है, केज का जो गाइड रहता है, जो रोप गाइड रोप कहलाती है, उसको भी आप वीकली में चेक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सिग्नलिंग अरेंजमेंट जो शाफ्ट में गई रहती है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल दोनों को आप चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये हो गई वीकली। और मंथली में जब आप चेक करते हैं तो जो रोप होती है उसको 0.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पास करके आप उसको चेक करते हैं। पास करने के पहले रोप को साफ कर लेते हैं, ग्रीस और डर्ट जो लगी रहती है उसको रिमूव कर लेते हैं। और एक काम प्रत्येक 30 मीटर के इंटरवल में किया जाता है। और रोप का जो लेंथ होती है वो थ्रू आउट चेक करना है। और क्या चेक करना है उसमें, डाया जो रोप की डाया है वो कहीं घट तो नहीं गई है, जो नोटेड बाय द मेजरमेंट, जिसको स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से आप मेजर करने का काम करते हैं। अब उसमें ये भी देखना है कि क्रैक तो नहीं उत्पन्न हुई है, वियर टियर तो उत्पन्न नहीं हुई है, कोरोजन या ब्रेटलनेस तो उत्पन्न नहीं हुई है, या फ्रैक्चर तो नहीं हुई है। तो ये सभी चीजें नोट करना है। और एवरी ईयर जो आप चेक करते हैं वो वाइंडिंग इंजन के इंटरनल पार्ट को आप चेक करते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप जो 88 रेगुलेशन याद रखिए, रेगुलेशन भी पूछा जाता है। 88 के तहत कॉम्पिटेंट पर्सन को क्या जांच करनी है, कब कब जांच करनी है, तो आपने बी नंबर को टिक लगा लिया है कि वीकली 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से रोप को चला करके आप ये जांच करते हैं। 93 नंबर में आते हैं, देखिए क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल रूफ बोल्टिंग एंड cutting machines, continuous miners, long wall face equipment, loading machines and other mechanized equipment used to extract or load the coal। जो यहाँ पर फेस के पास अंडरग्राउंड माइंस में जो हम फेस के पास कोयला एक्सट्रैक्ट करने या लोड करने का काम जो हम लोग करते हैं, जिसमें रूफ बोल्टिंग मशीन होती है, कटिंग मशीन होती है, कंटिन्यूअस माइनर्स होती है, लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट्स होता है, लोडिंग मशीन्स होती है। ये सभी मशीन्स
के पास क्या चीज मॉनिटर करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है? तो जनरली 214 जो 214 रेगुलेशन जो 2017 की है उसमें ये बात लिखी गई है, याद रखना है। 214 में अंडरग्राउंड मशीनरी, फेस मशीनरी की चर्चा की गई है। बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट्स, कंटिन्यूअस माइनिंग एंड कोल कटिंग मशीन के बारे में बोली गई है। ऑप्शन जो इसकी सब रेगुलेशन 1 में ही ये बात कही गई है। ये प्रोपेल्ड फेस इक्विपमेंट including shuttle cars which are used in below ground coal mines, such equipped with sustainably constructed canopies or caps located and installed in such a manner that the operator is at operating control of such equipment, he shall be protected from fall of the roof। तो यहाँ पर रूफ के पत्थर से गिरने से बचने के लिए ऑपरेटर के माथे पर क्या रहनी चाहिए? एक कैनोपी या कैप्स रहनी चाहिए, वो जो मजबूत प्रकार की होगी, जो गिरे हुए पत्थर से उसको चोट से बचा सकती है। तो रूफ फॉल के पत्थर से बचने का यहाँ पर बताया गया है। सब रेगुलेशन 2 में आपकी जो आंसर है वही देती है कि मीथेन मॉनिटर शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ बोल्टिंग मशीन एंड कटिंग मशीन, कंटिन्यूअस माइनर लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट, लोडिंग मशीन एंड अदर मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट यूज टू एक्सट्रैक्ट द कोल। तो यही प्रश्न सब रेगुलेशन आपसे पूछी हुई है। 2 नंबर में आप मीथेन जो यहाँ पर दी हुई है, कौन से नंबर में आप खोजिए? डी नंबर में दिए, डी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन 3 नंबर में क्या कहेगी वो भी पढ़ लीजिए। रूफ बोल्टिंग मशीन, कंटिन्यूअस माइनर कोल लोडिंग इक्विपमेंट शैल बी एडिक्वेट लाइटिंग के बारे में की गई है ताकि वर्क प्लेस को आसानी से देखा जा सके। यहाँ पर 4थे नंबर में कहता है कि फेस इक्विपमेंट यूज टू बी कोल, जैसे ड्रिल्स होती हैं, रूफ सपोर्ट्स इक्विप्ड होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल, यहाँ पर इंजीनियरिंग कंट्रोल इक्विप्ड होना चाहिए। किसके साथ? फेस की जो मशीन होती है उसके साथ इंजीनियरिंग कंट्रोल्स होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में क्या क्या आती है? वाटर स्प्रे का अरेंजमेंट, डस्ट को कलेक्ट करने का अरेंजमेंट, एयर स्क्रबर सिस्टम, ये सभी कंट्रोल्स जो है रेस्पिरेबल डस्ट, माइन डस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसमें लगा रहना चाहिए। तो ये 4थे नंबर में डस्ट कंट्रोल के लिए और डस्ट स्प्रे के लिए, डस्ट कलेक्टर के लिए बताई गई है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के रूप में। तो ये 5वां नंबर में इसका जो है कोल फेस पर कंटिन्यूअस माइनर माइनिंग जो चलती है, इन सच अदर जो करते हैं वो एजेंट मैनेजर को निश्चित करनी है कि उससे कोई डेंजर ना हो। तो आप यहाँ पर मीथेन डी नंबर टिक लगा लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कहता है? 94 रोटामीटर इज यूज्ड। यहाँ पर रोटामीटर क्या काम में आती है? देखिए, मैं रोटामीटर की एक ऑप्शन पढ़ने के पहले आप ये देख लीजिए कि रोटामीटर का फिगर मैं दिखाया हूं जिसकी क्रॉस सेक्शनल ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, जिसमें यहाँ पर स्टॉप लिखी हुई है, यहाँ से फ्लो होती है लिक्विड, और ये जो है फ्लोट यहाँ पर लगी हुई है। क्लियर टेपर्ड ग्लास ट्यूब है ये वाली, यहाँ फ्लो होकर के ये पाइप के थ्रू बाहर जाती है और इधर स्केल लगी रहती है। तो यहाँ पर लिखा क्या हूं मैं, ये वाली कॉलम को पढ़िए आप। रोटामीटर इज ए कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर। रोटामीटर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर। इसकी एरिया जो है वेरिएबल रहती है और वो कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप को मेजर करती है। इट मेजर द फ्लो रेट, फ्लो रेट किस रेट से लिक्विड या गैस फ्लो हो रही है उसको मेजर करती है। एज द एरिया चेंज, जैसे ही एरिया चेंज होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली एरिया चेंज हो रही है, एज द एरिया चेंज देयर विल बी चेंज इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो एरिया चेंज होने से बदलती है उसको भी मेजर करती है। नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं होती है। यहां लिमिटेशन देख लीजिए रोटामीटर का। रोटामीटर फ्रेंड्स याद रखिएगा किस चीज के लिए यूज होती है? फ्लूइड के डिस्चार्ज या एयर फ्लो का क्वांटिटी या गैस फ्लो का क्वांटिटी या लिक्विड की क्वांटिटी मेजर करने के लिए की जाती है। लिमिटेशन में आपको ध्यान रखना है, कैन नॉट बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विदाउट अमेंडमेंट, बिना अमेंडमेंट किए, बिना बदलाव किए इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड नहीं करना है, हर समय वर्टिकली जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है वैसा ही रखना है। तो कैन नॉट बियर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये अधिक प्रेशर और टेम्परेचर बियर नहीं कर सकती है। ओनली फॉर मेजरिंग स्मॉल फ्लो रेट्स, ये केवल स्मॉल फ्लो रेट्स के लिए मेजर करती है। फ्री फ्रॉम सॉलिड इंप्योरिटीज। फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल वर्ड्स में लिखी हुई है फ्लो मीटर्स की डिटेल्स वो पढ़कर समझिए और हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन क्वेश्चन की आंसर थी फ्लोमीटर के बारे में जो पूछने वाली थी मैं बता चुका हूं। तो यहां पर ए नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़िए। यहां पर आपके सामने क्या कह रही है क्वेश्चन 95 नंबर का, आपने 94 नंबर का कर लिया है, 95 नंबर का करते हैं, पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
द वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस देन। एक कई बार प्रश्न पूछी जा चुकी है, मेरे वीडियो की सीरीज देखते जा रहे होंगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में ये स्टोर हो गई होगी कि जो वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड फॉर द हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस, जो आप ड्रिलिंग मशीन जो इस्तेमाल करते हैं फेस के पास, वो ड्रिलिंग मशीन को पकड़ करके आप फेस में होल लगाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हैंड हेल्ड ऑपरेटस। और इसको CEAR सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 में, जिसकी रूल नंबर जो 102 है, उसमें बताई गई है कि लिमिट क्या रहेगी विभिन्न असेंबलीज इक्विपमेंट्स का। तो यहां पर हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस की जो लिमिट है वो है आपका 125 वोल्ट्स, जो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, 125 वोल्ट्स। आप देख रहे होंगे कि 125 वोल्ट्स है किसकी, हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस की। इसके साथ ही जो उसी रूल में कहा है, क्या कहा है कि जो आपकी सप्लाई है खदान में वो कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 11,000 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो खान में आप यूज कीजिएगा वोल्टेज, वो 6,600 वोल्ट से अधिक यूज नहीं करिएगा। तो ये लिमिट हो गई। इक्विपमेंट में पहले नंबर में जो प्रश्न आपकी आई हुई है पर 95 का प्रश्न, उसमें हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस जो 125 वोल्ट से अधिक यूज नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल लाइटिंग अगर सरफेस पर या ओपन कास्ट माइन में करते हैं तो 250 वोल्ट से अधिक नहीं करना है। अंडरग्राउंड में अगर लाइटिंग का यूज कर रहे हैं तो 125 वोल्ट से अधिक यूज नहीं करना है। पोर्टेबल हैंड लैंप्स रहती है अंडरग्राउंड में, या रिमोट कंट्रोल रहती है जो आप फेस पर कंटिन्यूस माइनर को रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट करते हो, या इंटरलॉकिंग सर्किट होती है, वो सभी 30 वोल्ट से अधिक पर काम नहीं करेगी। सिग्नलिंग सिस्टम भी 30 वोल्ट से अधिक काम नहीं करेगी। इसमें कई साथ में कहता है कि इन केस ऑफ फिक्स प्लांट के लिए जो वोल्टेज परमिटेड है मैक्सिमम वो 650 वोल्ट है। यदि वोल्टेज टाइप का प्लग यूज करते हैं, इन केस ऑफ लाइटिंग न्यूट्रल पॉइंट, लाइटिंग के केस में न्यूट्रल पॉइंट और मिडिल पॉइंट को अर्थ करना होगा फ्रेंड्स। तो आप यहां पर 125 वोल्ट सी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये भी प्रश्न जो आपके सामने अनरिस्ट्रिक्टेड की है वो रिस्ट्रिक्टेड में पूछी जा चुकी है। द मेगर वोल्टेज फॉर टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट, जो वोल्टेज जो 650 वोल्ट से अधिक नहीं रहती है जो आप इंस्टॉल करके रखते हो, उसमें जो है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो मेगर का, उसको वोल्टेज कितनी रहनी चाहिए। तो यहां पर आप देखिएगा कट पेस्ट में लिखी हुई है कि 1000 वोल्ट जो है हम लोग टेस्ट वोल्टेज जो होती है 1000 वोल्ट तक का करते हैं। जो 500 वोल्ट से लेकर ऊपर के वोल्टेज का हम लोग जांच करने के लिए, जो थर्ड कॉलम नीचे में दिखाई दे रही होगी, मेरे कर्सर जो है आप दिखाई दे रही होगी, उसमें आप ये लास्ट वाला कॉलम में देख रहे होंगे। वैसे यहां पर भी आप मेगर की पिक्चर देख रहे होंगे आप, इसमें लिखी हुई है कि ऑल द गिवन टेस्ट वोल्टेज इन द क्वेश्चन except 1000 volt are less than the equipment maximum voltage of 600 volt. Hence the insulation resistance test voltage required for equipment running on a maximum of 600 volt is 1000 volt. तो यहाँ पर 600 दिया है, लेकिन आपको 1000 वोल्ट ही ऑप्शन में दी हुई है वो 650 के लिए। तो ऑप्शन ए को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है कि स्टैटिक लोड ऑन द वाइंडिंग रोप कंसिस्ट ऑफ। स्टैटिक लोड जो वाइंडिंग रोप पर होती है उसके संबंध में कौन सी रेगुलेशन में चर्चा की गई है, आपको याद रखना होगा। रेगुलेशन जो 85 का 2 का डी है, उसी में स्टैटिक लोड और ब्रेकिंग लोड की बात करते हैं। ब्रेकिंग लोड और स्टैटिक लोड की कई वीडियो में उठा चुका हूं, आपके सामने कई वीडियो डाल चुका हूं। स्टैटिक लोड वह लोड जो आप उस इक्विपमेंट के ऊपर, उस असेंबली के ऊपर मैक्सिमम देने, आप सोफा पर बैठते हैं तो कितना लोड आप मैक्सिमम देते हैं वो आपके स्टैटिक लोड कहलाएगी। और ब्रेकिंग लोड, जिस लोड पर वो टूट जाए वो उसकी ब्रेकिंग लोड कहलाती है। जैसे 90 टन पर अगर केज या असेंबली जो है उसकी जो शाफ्ट में चलती है वो 90 टन लोड पर टूट जाएगी, तो उसका जो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम लेना है, 10 से अधिक लेते हुए हम लोग उसमें 9 टन से कम ही लोड देते हैं। 90 टन आपकी ब्रेकिंग लोड हो गई, स्टैटिक लोड जो हो गई वो 9 टन हो गई। तो 9 टन जो है आप उसको अधिकतम लोड दोगे, जो सब मिलाकर क्या क्या मिलाकर 9 टन होगी। अगर मैं एग्जांपल के लिए 9 टन यहां पर दिया हूं, तो जो 9 टन होगी वो क्या होगी,
क्या क्या होगी इसमें देखिए, स्टैटिक लोड ऑन द वाइंडिंग रोप कंसिस्ट ऑफ, ये क्या क्या मिलकर के बनेगी, केज, स्कीप या अन्य इट्स कंटेंट्स, जो केज या स्कीप होगी इसके कंटेंट्स रहेंगे। रोप अटैचमेंट लाइक सस्पेंशन चेन, रोप का अटैचमेंट जो सस्पेंशन चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, सेफ्टी हुक है, रोप केबल, इन सबों का जो वजन होगा वो सम करेंगे। वेट ऑफ रोप सस्पेंडेड इन द शाफ्ट, शाफ्ट में जो रोप सस्पेंड हो रही है उसका भी वजन को ऐड करेंगे। तो यहाँ ऑल ऑफ दी इज आंसर होगी, जो आप डी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, जो 98 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर का क्या कह रहा है। ए लार्ज डाया ऑफ अल्टरनेटर, यहां पर अल्टरनेटर का एक लार्ज डाया है, इज रनिंग एट स्लो स्पीड, स्लो स्पीड से अल्टरनेटर रनिंग कर रही है। विल बी हैविंग, वो क्या होगी, रोटेटिंग अल्टरनेटर होगी। बी नंबर में कहता है रोटेटिंग फील्ड विथ ए स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर होगी। सी नंबर कहता है रोटेटिंग फील्ड विथ ए सेलिएंट रोप रोटर होगी। डी नंबर कहता है रोटेटिंग आर्मेचर विथ फील्ड होगी। ई नंबर कहता है नन ऑफ द अबव। तो यहां पर अल्टरनेटर जो होती है वो सेलिएंट पोल मोटर और सिलिंड्रिकल पोल मोटर, सिलिंड्रिकल मोटर के बीच में यानी कि बी और सी में कंपैरिजन कराया हूं। देखिए यहां पर लिखी हुई है कि लार्ज डायमीटर एंड अ शॉर्ट एक्सियल लेंथ, यानी कि जो लार्ज डायमीटर की रहती है, मैं अगर पिक्चर बनाने का कोशिश करूं तो आप देखिएगा कि उसमें जो है लार्ज डायमीटर रहेगी लेकिन उसका एक्सियल लेंथ कम रहेगा, तो उसमें सेलिएंट पोल मोटर का यूज करेंगे, जबकि जस्ट इसका अपोजिट होता है सिलिंड्रिकल मोटर में। तो आप सी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए बल्क ऑयल, जो 99 नंबर का क्वेश्चन है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज अप टू, कितना वोल्टेज तक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, तो इसके लिए लो वोल्टेज का ही इस्तेमाल करते हैं। लो वोल्टेज यहां पर 440 वोल्टेज, बाकी सभी हाई और मीडियम वोल्टेज है, तो 440 ई नंबर को टिक लगा सकते हैं, जिसमें आपको यहां पर बताई गई है कि 66 किलो वोल्ट के लिए हम लोग वैक्यूम का सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी वैक्यूम का करते हैं, 11 और 1.1 के लिए भी वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप 100 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, ये कट पेस्ट करके रखा हूं, इसका आप स्टडी कर लीजिएगा। और कैपेसिटर बैंक इज यूज्ड इम्प्रूव द, क्या इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं, तो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। आप यहां पर इसका स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।